नमस्कार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। अब वहां मुख्यमंत्री कौन होगा जिसके नामों पर मंथन चल रहा है। क्या फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाएगी? सवाल यह भी तय रहा है कि क्या एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नीतीश कुमार बनेंगे? क्या देवेंद्र फडणवीस को इतनी बड़ी जीत के बाद भी डिप्टी सीएम का पद स्वीकार करना पड़े? लेकिन जो मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी इस बार मुख्यमंत्री पद अपने पास रखी। 288 सदस्य विधानसभा में अकेले भारतीय जनता पार्टी 132 सीटें जीतने में सफल रही। ऐसे में उसको बहुत ज्यादा विधायकों की जरूरत नहीं है। ऐसे में वो अपना मुख्यमंत्री बना करके एकनाथ शिंदे और अजित पवार को डिप्टी सीएम बना सकते। लेकिन एक सवाल यह भी है, क्या एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम का पद स्वीकार करेंगे? यद्यपि जिस प्रकार से देवेंद्र फडणवीस के नाम को लेकर के अजित पवार ने समर्थन जताया है, इससे साफ तौर पर जाहिर है कि महाराष्ट्र में इस बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। और देवेंद्र फडणवीस जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को राज्य में जो चुनावी सफलता दिला पाए, उसको देखते हुए देवेंद्र फडणवीस इस पद के लिए प्रबल दावेदार है। देवेंद्र फडणवीस ने 2019 में कहा था, मैं समुंदर हूं और फिर लौट करके आऊंगा। इस कहावत को उन्होंने चरितार्थ किया। महाराष्ट्र का जो एक चुनाव परिणाम था, इसने कई चीजों को साबित किया। जहां राज्य में भगवा रंग और गहरा हुआ, तो वहीं पर असली शिवसेना और असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की पर भी मोहर लगी। लगभग राज्य के हर क्षेत्र में, चाहे वो कोंकण हो या मराठवाड़ा या फिर मुंबई की सीट हो या फिर विदर्भा, हर जगह पर महाविकास आघाड़ी को हार झेलनी पड़ी। हर क्षेत्र में ही महाविकास आघाड़ी महायुति से काफी पीछे रह गया। जहां भारतीय जनता पार्टी और एनडीए यानी महायुति में मुख्यमंत्री को लेकर के विचार विमर्श का दौर जारी है, तो इसी बीच जो अगर इस परिस्थितियां जो जिस प्रकार से दिखाई देती है कि कोंकण क्षेत्र से लेकर के विदर्भा हो, मराठवाड़ा हो या फिर उत्तर महाराष्ट्र का क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों में महाविकास आघाड़ी महायुति से पीछे रहे। पीछे रहने का पीछे कारण जो है वो संभवतः भारतीय जनता पार्टी और महायुति का बेहतर वोट मैनेजमेंट, बेहतर बूथ मैनेजमेंट है। जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में पार्टी को उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में करारी झटका लगा था महायुति को, वहां से भारतीय जनता पार्टी ने सबक लिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी भारतीय जनता पार्टी के लिए फील्डिंग बेहतर सजा पाई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जब ग्राउंड पर उतर करके फील्डिंग की, उसका नतीजा था कि इस तरह का चुनाव परिणाम महाराष्ट्र में आया। महाराष्ट्र में चुनाव के पीछे एक बड़ा कारण लाडली बहना योजना भी था। लाडली बहना योजना जो आया वहां पर महाराष्ट्र में, उससे महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ गया। लोकसभा की अपेक्षा विधानसभा चुनाव में महिलाओं का वोट प्रतिशत, बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत इस बात को संकेत दे रहा था कि लाडली बहना योजना महाराष्ट्र में हिट की। और देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार जिस प्रकार से समन्वय के साथ वहां चुनाव लड़ा, इसका भी नतीजा ये रहा कि महाराष्ट्र में महायुति को इतनी बड़ी सफलता मिल पाई। महाराष्ट्र के इस चुनाव परिणाम ने असली शिवसेना पर भी मुहर लगाई। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली जब शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी की सरकार जब गिरी थी, एकनाथ शिंदे जब उससे बगावत किए थे, तब यह सवाल था कि निर्वाचन आयोग, हाईकोर्ट और विधानसभा के अध्यक्ष ने
जब एकनाथ शिंदे को असली शिवसेना, एकनाथ शिंदे वाले गुट को असली शिवसेना माना है। लेकिन जनता अभी भी बाला साहब ठाकरे के बेटे, बाला साहब के परिवार के सदस्य एकनाथ उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को असली शिवसेना मानती है। लेकिन विधानसभा चुनाव ने इस बात को मुहर लगा दी कि असली शिवसेना बाला साहब ठाकरे के विचारों पर चलने वाली एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना है। तो उधर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में भी इसी प्रकार से टूट हुई थी, जब शरद पवार के भतीजे अजित पवार लगभग 40 विधायकों को साथ लेकर के भाजपा और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट वाले सरकार में शामिल हो गए थे। वहां भी ये लिटमस टेस्ट था कि असली एनसीपी क्या शरद पवार के पास है, जिन्होंने एनसीपी को बनाया था, या फिर अजित पवार के पास। जनता ने भी मुहर विधानसभा अध्यक्ष और निर्वाचन आयोग और हाईकोर्ट के फैसले पर लगा दिया, यानी असली एनसीपी अजित पवार के गुटवा को ही माना गया। महाराष्ट्र का यह विधानसभा चुनाव ने इस बात को भी साबित किया कि कांग्रेस के जो हकीकत से दूर जो बेमेल चुनावी नैरेटिव था, वो महाराष्ट्र में कांग्रेस को डुबो दी। दरअसल कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियां जब राजनीति करती है तो मोदी विरोध और भाजपा के विरोध के नाम पर राजनीति करती है। लेकिन पिछले दिनों ऐसा देखा गया कि विरोध इस कदर कि जिसके अंदर तथ्यात्मक सत्यता ना हो। लोकसभा चुनाव में उनका ये एजेंडा महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में चल गया कि 400 प्लस सीटें आ जाएगी तो मोदी संविधान को बदल देंगे। और उसके बाद ही अमेरिका में जाकर के राहुल गांधी का ही बयान आता है कि आरक्षण की व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए। तो ये जो झूठे नैरेटिव की जो राजनीति राहुल गांधी और तमाम कांग्रेसी और तमाम विपक्षी पार्टियां जो करती है, महाराष्ट्र में इसको भी करारा झटका लगा। क्या राहुल गांधी और कांग्रेस और विपक्ष के लोग इस बात को समझेंगे और आगे राजनीति मुद्दे पर आधारित करेंगे, तथ्यात्मक राजनीति करेंगे, या फिर ऐसे तथ्य विहीन राजनीति के लिए मुझे नहीं लगता इस देश में कोई जगह बची हो। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव ने इसको साबित करके दिखाया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का प्रभाव राष्ट्रीय राजनीति पर भी व्यापक रूप से होगा। लोकसभा चुनाव के बाद ऐसा लगा था कि विपक्ष जो है जमीनी हकीकत, विपक्ष जो है एक सही राजनीतिक ट्रैक पर लौटा है। लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव ने उस माहौल को खत्म कर दिया और भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को लोकसभा चुनाव परिणाम को पीछे छोड़ करके हरियाणा और हरियाणा के बाद फिर महाराष्ट्र में चुनाव जीत करके ये साबित कर दिया है कि अभी मोदी की राजनीति का कोई तोड़ विपक्ष के पास नहीं है। राष्ट्रीय राजनीति में इसका प्रभाव जहां कांग्रेस अभी भी बैसाखियों के सहारे चलेगी, तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के दबाव में नहीं आएगी, ऐसा इस चुनाव परिणाम में साबित हो गया। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।